गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे जो आपकी छठी वर्कशीट में आया है। जो आपका सेकंड चैप्टर है वो भूगोल का भारत का भौतिक स्वरूप है प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे। ये हमारी भारत का प्राचीनतम हिस्सा है। आपको मैंने बताया था कि जो हिमालय और उत्तरी मैदान है वो नई नई भू आकृतियां हैं इंडिया की, लेकिन जो नीचे का हिस्सा है उत्तरी मैदानों और उसको छोड़ के, ये सारा उत्तरी मैदान है, इनको छोड़ के जो नीचे इंडिया का हिस्सा आता है बाकी वो प्रायद्वीपीय पठार भारत का पुराना हिस्सा है। पुरानी वो है, पुराना लैंड है, लेकिन ये न्यू है, न्यू आकृतियां बनी है। आपको पता है हमारी इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, मैंने दो पुरानी पहले वाली वर्कशीट में समझाया है, उससे टैथी सागर की मिट्टी ने हिमालय का रूप ले लिया था, और हिमालय और जो हमारी पुराना पुराना लैंड है उसके बीच में एक खाई रह गई थी जिसको हम द्रोणी कहते हैं। वो उत्तर से आने वाली नदियों और दक्षिण से आने वाली नदियों ने की मिट्टी से भरकर उत्तरी मैदान बन गए थे। अब हमने हिमालय भी समझ लिया है और उत्तरी मैदानों को भी समझ लिया है जो नए हमारे वो है भू आकृतियां हैं। अब हम पुराना जो हमारा नीचे वाला भारत है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको प्राय एक साइड तो ये है, पश्चिम में तो मारुस्थल है भारत का। नीचे वाला जो हिस्सा है ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक मध्य उच्च भूमि और नीचे वाला दक्कन का पठार। मालवा के पठार को मध्य उच्च भूमि कहते हैं और दक्कन का पठार नीचे सारा जो ट्रायंगल नुमा त्रिभुजाकार है वो है। तो पढ़ते हैं इसको। यह मेज की आकृति वाले स्थल होते हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे हैं हमने छह हमारी भू आकृतियां छह तरीके की, तो हमने हिमालय भी पढ़ लिया, उत्तरी मैदान भी पढ़ लिए। अब हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे जो तीसरा हिस्सा और जो हमारा पुराना भूभाग है। ये मेज की आकृति वाले स्थल होते हैं। जो पठार होते हैं वो मेज की आकृति वाले जैसे होते हैं, जो पुराने दानेदार आग्नेय तथा रूपांतर शैलों से बने हैं। ये शैल भी आपको पता होने चाहिए। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो आग्नेय और रूपांतर शैलों से बना हुआ है, और ये धरती के प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। जो हमारी दुनिया की पुराना पृथ्वी है उसका ये हिस्सा है। यहाँ चौड़ी तथा छिछली घाटियां तथा गोलाकार पहाड़ियां हैं। यहाँ चौड़ी, छिछली और गोलाकार घाटियां हैं। खनिज पदार्थों जैसे लोहा, कोयला, बॉक्साइट आदि की प्रचुरता, जिनका काफी औद्योगिक महत्व है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो कैसा है, मेज की आकृति जैसा दिखता है। ये आग्नेय और रूपांतर शैलों से बना है, और ये हमारी धरती के प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। जो दुनिया का पुराना भूभाग है उसका हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पर चौड़ी, छिछली और गोलाकार पहाड़ियां मिलती हैं प्रायद्वीपीय पठार में। यहाँ पर इसलिए इसका ज्यादा महत्व है क्योंकि यहाँ पे लोहा जो कि हमारे उद्योगों का आधार है, कोयला जो हमारे उद्योगों को चलाता है, और बॉक्साइट, तीनों चीजों की बहुत अधिक मात्रा मिलती है हमें यहाँ से, जिनके सहारे बॉक्साइट, लोहा, कोयला ऐसे खनिज पदार्थ हैं और जो अधिक मात्रा में प्रायद्वीपीय पठार में ही पाए जाते हैं। वो हमारे उद्योगों को चलाने में महत्वपूर्ण है। उनके कारण ही हमारे उद्योग चलते हैं। और हमारा जो प्रायद्वीप पठार है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, दो भागों में। एक है मध्य उच्च भूमि, दूसरा उसका हिस्सा है दक्कन का पठार। ये आपको मैं दिखा देती हूँ चैप्टर में। ये जो मालवा का पठार है इसको मध्य उच्च भूमि बोलते हैं, और ये दक्कन का पठार इसको सारे को नीचे वाले हिस्से को जो त्रिभुजाकार है ये सारा दक्कन का पठार है। ये सारा दक्कन का पठार के नाम से जाना जाता है। ये सारा इसी में ही पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान आते हैं। ये जो रेड रेड लाइन है ना इसके अंदर, और ये बाउंड्री लाइन है इसके बीच में जो आता है जो पश्चिमी
तटीय मैदान है। ये जो इधर वाइट वाइट सा आ रहा है ये पूर्वी तटीय मैदान है। जो हमारी पश्चिमी घाट है वो लगातार है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। लेकिन जो पूर्वी घाट है वो बीच बीच में टूटी है, क्योंकि इस तरफ से आने वाली जो नदियां हैं, जैसे ताप्ती नदी है, महानदी है, यहाँ पे कावेरी नदी है, इधर से पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, तो उन्होंने पूर्वी घाट को बीच बीच में से, जैसे गोदावरी नदी ने, कृष्णा नदी ने इधर से बह के आती हैं, और इस पूर्वी घाट को इन्होंने बीच बीच में वो कर दिया है, तोड़ दिया है। तो इसलिए पूर्वी घाट सतत नहीं है, लेकिन पश्चिमी घाट लगातार है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। तो हम पढ़ते हैं, ये जो हमारा मध्य मालवा का पठार है, जिसको मध्य उच्च भूमि भी कहते हैं, जो ये सारा प्रायद्वीपीय पठार है। ये इसको छोड़ दो, ये तो सारा भारतीय मारुस्थल है। इसको छोड़ के ये जो है, ये जो हिस्सा है सारा, ये सारा हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। ये सारा क्या है हमारा, प्रायद्वीपीय पठार। इसके दो हिस्से हैं। मालवा के पठार को हम मध्य उच्च भूमि बोलते हैं, और नीचे वाले त्रिभुजाकार जो बना हुआ है इसको हम दक्कन का पठार। मालवा के पठार को मध्य उच्च भूमि, इसको दक्कन का पठार कहते हैं। जो मालवा का पठार है, जो मध्य उच्च भूमि है, वो पश्चिम की साइड से वो है चौड़ी है, और इधर वाली साइड से संकीर्ण है। आपको देखते होंगे कितना चौड़ा है, यहाँ से कितना चौड़ा है, ये देखो चौड़ा है पूरा, यहाँ यहाँ से थोड़ा सा डार्क सा है, और इधर से आप देख रहे हो बहुत कम है, चौड़ाई कम है, इधर से चौड़ाई ज्यादा है। एक तो ये मेजनुमा होता है, प्राय पठार क्या होते हैं, मेजनुमा आकृति वाले होते हैं। हमारे जो प्रायद्वीपीय पठार है वो आग्नेय रूपांतर शैलों से बना है। ये हमारे पृथ्वी का, पुरानी पृथ्वी का हिस्सा है। दुनिया की चौड़ी शिशलीय गोलाकार पहाड़ियां मिलती हैं, और जहाँ पर उद्योगों को चलाने में हेल्पफुल लोहा, कोयला और बॉक्साइट जैसे खनिज पदार्थ मिलते हैं, जिसके कारण आपको पता है जो उद्योग होते हैं, जिन देशों में उद्योगों का ज़्यादा विकास होता है तो वो विकसित देश कहलाते हैं। तो हमारे उद्योगों को चलाने में जो चीज़ों की ज़रूरत है, जो खनिज पदार्थों की, वो हमें प्रायद्वीपीय पठार से मिलते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है प्रायद्वीपीय पठार भारत के लिए। आगे देखते हैं मध्य उच्च भूमि के बारे में। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। ये भी देखो आप मैप में, नर्मदा नदी कहाँ है, ये रही नर्मदा नदी। जो मध्य उच्च भूमि है वो कहाँ स्थित है, नर्मदा नदी के उत्तर में, उत्तर ऊपर वाली साइड होती है। ये देखो ये क्या है, नर्मदा नदी कहाँ पे, ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी का उत्तर क्या हो गया, मालवा पठार। तो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है मध्य उच्च भूमि। मालवा पठार को मध्य उच्च भूमि भी कहते हैं, मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि भी कहते हैं। मालवा पठार को क्या कहते हैं, जो नर्मदा नदी के उत्तर में है उसको मध्य उच्च भूमि। क्या मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। नंबर 2, अधिकांश भाग मालवा के पठार पर फैला है, वो सही है। ये मध्य उच्च भूमि कहाँ पे है, मालवा के पठार में। मध्य उच्च भूमि का ज्यादा भाग कहाँ फैला हुआ है, मालवा के पठार में। ये पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में ज्यादा चौड़ी है, और इधर वाली साइड संकीर्ण है, टाइट है। ये पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। ये हो गया हमारा। और पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, जो आगे बढ़कर छोटा नागौर पठार को दर्शाता है। और इस क्षेत्र में बढ़ने वाली नदियां कौन सी है, बहने वाली नदियां चंबल बेतवा की हैं। देखते हैं हम इसे कौन कौन सी, चंबल देखो ये वाला मध्य पठार भूमि में चंबल, बेतवा, सोन नदियां। देखते हैं कौन कौन सी नदियां बहती है मध्य उच्च भूमि जहाँ मालवा के पठार में।
चंबल दिख रही है, बेतवा और सोन। देखते हैं कौन सी नदियाँ बोले, 3 नदियाँ बहती हैं, चंबल, बेतवा, केन, लेकिन इसमें दिखा नहीं रखी होंगी। चंबल, बेतवा, केन तो दे नहीं रखी, लेकिन यहीं पे चंबल, मालवा का पठार जिसको मध्य उच्च भूमि कहते हैं, वहाँ बेतवा, चंबल और केन 3 नदियाँ बहती हैं। चंबल, बेतवा, केन, ये आपने याद करना है। चंबल, बेतवा, केन और हाँ, तीनों नदियां बहती हैं मध्य उच्च भूमि जिसको मालवा का पठार भी कहते हैं। इसके पूर्वी भाग को बुंदेलखंड और बुगेलखंड के नाम से भी ये लिखा ही हुआ है। ये देखो, इधर वाले हिस्से को बुंदेलखंड और बुगेलखंड भी कहते हैं। ये वाला हिस्सा जो मालवा के पठार का ये वाला हिस्सा, इसको बुंदेलखंड और बुगेलखंड भी कहते हैं। और ये जब आगे बढ़ता तो यहाँ बुंदेलखंड और बुगेलखंड है, तो यहाँ पर जाके ये क्या बन जाता है, ये छोटा नागपुर का पठार। ये मालवा का पठार इधर से चौड़ा है, इधर से संकीर्ण है। ये नर्मदा नदी के उत्तर में है, और जहाँ चंबल, बेतवा, केन 3 नदियां बहती हैं। और जहाँ पूर्वी साइड को बुंदेलखंड और बुगेलखंड भी कहते हैं, लेकिन आगे ये छोटा नागपुर का रूप ले लेता है। आगे हम बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा मध्य उच्च भूमि हो गया। आगे हम पढ़ते हैं दक्कन का पठार का क्या है। पश्चिम में ऊंचा व पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। जो दक्कन का पठार है वो ये वाला दक्कन का पठार नीचे वाला इधर से ज्यादा ऊंचा है, क्यों, ये पश्चिम साइड से ज्यादा ऊंचा है और इधर वाली साइड से कम ऊंचा है, पूर्व वाली साइड से। यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी जिसे दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है, ज्वालामुखी निक्षेप से बनी है। यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित त्रिभुजाकार आकृति, इसका आधार उत्तर की ओर सतपुड़ा की श्रृंखला, पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे पर पूर्वी और पश्चिमी घाट है। उसके उत्तर में कौन सी है, सतपुड़ा की श्रृंखला है। हम देखते हैं दक्षिण के पठार में क्या है। ये हो गया दक्कन का पठार। दक्कन के उत्तर में क्या है, सतपुड़ा श्रेणी आती है। इसके पश्चिम वाली साइड पश्चिमी घाट है और नीचे पूर्वी घाट है। उत्तर में क्या है, सतपुड़ा श्रेणी, पश्चिम वाली साइड पश्चिमी घाट, पूर्वी साइड में पूर्वी घाट। ये दक्कन का पठार जो प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा हिस्सा है। और जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जिसको क्वेश्चन 1 वर्ड में आ जाता है, दक्कन का ट्रैप कहा जाता है। तो दक्कन में जो काली मिट्टी पाई जाती है वो ज्वालामुखी फटने के कारण बनती है, तो उसको दक्कन का ट्रैप भी कहते हैं। या ये जो है, जो हिस्सा दक्कन का पठार ये ज्वालामुखी से बना है, और जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है जिसको दक्कन का ट्रैप भी कहते हैं। पूर्वी घाट, और इसमें भी आएगा बच्चों, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर भी आप लोगों को आएगा। तो जो पूर्वी घाट है उसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। विस्तार महानदी से लेके दक्षिण में नीलगिरी तक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के कटाव के कारण विस्तार अनियमित। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। सर्वोच्च शिखर, जो सबसे ऊंचा शिखर एवं हिंदरगिरी है 1500 मीटर, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जहाँ पर उठी है। तो ये है, ये देखते हैं, ये उत्तरी मैदान है, सॉरी पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट यहाँ से शुरू होती है महानदी से लेके नीलगिरी, देख रहे हो ये क्या है, ये नीलगिरी पहाड़ियों तक। जो पूर्वी घाट है ये देखो, आपको रेड जहाँ पे खत्म होता है ना, यहाँ तक, यहाँ के रेड से शुरू होके महानदी से शुरू होके ये बीच बीच में टूट रही है। जो इसको कहेंगे, जिस अगर लगातार होती तो सतत श्रृंखला कहते, लेकिन बीच में टूट रही है तो इसको कहेंगे अनियमित श्रृंखला है ये। तो पूर्वी घाट यहाँ से खत्म होती है, नीलगिरी पहाड़ियाँ और महानदी से शुरू होती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के कटाव के कारण विस्तार अनियमित है। इसको कई जगह से कितने, यहाँ पे कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ने काटा है, देखो
यहाँ से कृष्णा आ रही है, गोदावरी आ रही है और कावेरी, 4 नदियां इसके बीच में आती हैं पूर्वी घाट में। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी इधर से बहती हुई इधर को आती हैं, तो उन्होंने पूर्वी घाट को बीच बीच में काट दिया है। और यहाँ का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी शिखर है, ये आपको याद करना है। भी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जहाँ लोग घूमने जाते हैं वो पूर्वी घाट में ऊटी आता है। और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे और सतत और औसत ऊंचाई 900 से 1600 तक के ऊंचे शिखर है इसमें। पश्चिमी घाट में लगातार भी हैं और उनकी ऊंचाई के 900 से 16 मीटर ऊंचे शिखर हैं। पश्चिमी घाट की नदियां नर्मदा, तापी, शरावती अरब सागर में गिरने से पहले ज्वार नदमुख बनाती हैं। और नदियां याद कर लेना अगर आपसे ज्यादा नहीं याद होता। ये रही पश्चिमी घाट, इसमें नदियां इन्होंने कहा है तापी, नदियों के नाम वहीं से आप याद कर लेना। ये दिखाते हैं ना, इसकी क्या है, तापी, नर्मदा, तापी, शरावती दे नहीं रखा। नर्मदा तापी दे रखी है, वो देख लो आप। ये रही नर्मदा और तापी, इधर को इस तरफ जाती है। ये इसकी पश्चिमी घाट की नदियां हैं। एक शरावती भी बोलते हैं, देखते हैं कि नहीं, यहाँ पे दिखा नहीं रखी होगी। ये इसमें यार इसकी नदियां जो पूर्वी घाट की नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये देखो सबसे ऊंचा शिखर यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसका ये जो पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो महेंद्रगिरी दिखा रखा है इसमें। और इधर हम देखते हैं, इधर ये देखो ताप्ती और नर्मदा नदी यहाँ पे नदमुख बना के इधर अरब सागर में गिर जाती हैं। पश्चिमी घाट की नदियाँ नर्मदा, शरावती और ताप्ती इसमें जाके गिरती हैं अरब सागर में। और पूर्वी घाट की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं। और बंगाल इसका पूर्वी घाट की सबसे ऊंचा शिखर 1500 किलोमीटर है, जो मीटर है, महेंद्रगिरी है। और इसका भी हम देखते हैं कौन सा है। और शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप जोग जल प्रताप बना हुआ है, ये याद कर लेना। जो शरावती नदी वैसे दिखा नहीं रखी उसमें, उसमें सबसे बड़ा जल प्रताप जोग जल प्रताप बना हुआ है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, लेकिन पूर्वी घाट में मतलब वहां पे जो पर्वत ऊंचा है तो हवाएं उससे टकरा कर दिखाती हूँ, वहां वर्षा, पर्वतीय वर्षा होती है, लेकिन पूर्वी घाट में पर्वतीय वर्षा नहीं होती। इसका अनाई मुड़ी है शिखर, सर्वोच्च शिखर पश्चिमी घाट सबसे ऊंची है और उसका सबसे बड़ा शिखर है जो 2695 मीटर है, वो अनाई मुड़ी है। वो दे भी रखा है अनाई मुड़ी है, इसका इसमें ही दे रखा है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अनाई मुड़ी 2695 मीटर ऊंचा है। और पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी, ये कहाँ से? महानदी से लेके नीलगिरी तक का 4 नदियां इसको मतलब इसको काटती हैं बीच में, जिसके कारण ये अनियमित श्रृंखला है। और इसकी नर्मदा, तापी और शरावती नदियां हैं, जो इसकी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इसमें अरब सागर में गिरती हैं। इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ये आपके वो डिफरेंस के लिए वो आ जाता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर बताएं। ये अनाई मुड़ी इसका पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। ये आपने ये इनके 5 नंबर का आपने कंपैरिजन के लिए भी करना है। इसमें महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बता रखा, लेकिन पश्चिमी घाट में नहीं बता रखा। आप बुक की हेल्प से भी कर सकते हो। पता है हम जो हमारा ये सारी विशेषताएं करनी है इसकी याद। इसमें महत्वपूर्ण जो वो मिलते हैं खनिज पदार्थ, कोयला, लोहा और बॉक्साइट, जो हमारे उद्योगों को चलाने में महत्वपूर्ण है। कौन सी पहाड़ियाँ शिशरी गोलाकार और चौड़ी पहाड़ियाँ हैं, आग्नेय और रूपांतर शैलों से बना है, आकर मेज जैसी आकृति है। और उद्योग, मैं कहती जिस देश में उद्योग ज़्यादा बढ़िया विकसित होते तो विकसित देश कहलाता है। ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, जो पुराने दुनिया की पुरानी भूमि का हिस्सा है। और ये प्रायद्वीपीय पठार 2 हिस्सों में बटा हुआ मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। हमने ये नर्मदा नदी के उत्तर में है और मालवा पठार में आता है। पश्चिम में चौड़ा, पूर्व में संकीर्ण है। इसके पूर्वी भाग को बुंदेलखंड और बघेलखंड, आगे जाके छोटा नागपुर बन जाता है। इसकी नदियां चंबल, बेतवा, केन है।
और दक्कन में काली मिट्टी पाई जाती है जिसको दक्कन का ट्रैप भी कहा जाता है। पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर पश्चिम की तरफ दक्कन का पठार है जो पश्चिमी घाट वाली साइड से ऊंचा और पूर्व की तरफ से कम ढाल वाला है। इसमें मुझे त्रिभुजाकार है जो जिसका आधार उत्तर की ओर सतपुड़ा की श्रृंखला और पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे पर जो हमारा ये दक्कन का पठार है नर्मदा नदी के दक्षिण में है, जैसे मध्य भूमि है वो नर्मदा नदी के उत्तर में है, तो जो दक्कन का पठार वो नर्मदा नदी के दक्षिण में है। त्रिभुजा आकार वाली आकृति है और उत्तर की ओर सतपुड़ा की श्रृंखला है, पूर्वी तरफ पूर्वी घाट है, पश्चिमी साइड पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है और पश्चिमी के अंतर भी आता, 5 मार्क्स का भी आ जाता, ज्यादा तो 5 मार्क्स का ही आता है। कौन सा भूभाग ज्वालामुखी निक्षेप से बना है? प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा भारतीय भूभाग ज्वालामुखी से बना है? ये बना है प्रायद्वीपीय पठार है हमारा। कौन सा भूभाग? प्रायद्वीपीय पठार। और मध्य उच्च भूमि में बहने वाली किन्हीं दो नदियों के नाम बेतवा केन और वो बता सकते हैं, बेतवा केन और चंबल। पूर्वी घाट का विस्तार पश्चिमी घाट की तरह सतत क्यों नहीं? क्योंकि पश्चिम की तरफ से बहने वाली पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने वाली कावेरी कृष्णा और गोदावरी नदियों ने पश्चिम पूर्वी घाट को बीच में से काट दिया है। प्रायद्वीपीय पठार हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ कोयला, बॉक्साइट और लोहा पाए जाते हैं जो हमारे उद्योगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों मैंने तीनों वर्कशीट जो आपके ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर में से आई थी वो अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। थोड़ी बहुत आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी इसको याद करने के लिए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बाय बाय बच्चों।